Hello, students. As we have already done about the chapter 9, where we talked about complete process of genetic engineering. So, biotechnology is having so many its applications. Now, we talk about its applications. So, genetic engineering it can be used in various areas of agriculture, then in healthcare sector for therapeutics as well as for diagnostics. Do you know about the meaning of therapeutic? It is the actually treatment part. And we are also making some transgenic animals, and in this chapter you will also learn about the biopiracy part, or if we are making genetically modified products or genetically modified organisms, then how can we keep their rights, and how come we go for the compensatory amount if it is this product is made by any particular company or its species belong to their indigenous species. Okay, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, चैप्टर 10, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CBSE एग्ज़ाम्स और नीट एग्ज़ाम, बट इन जनरल ऑल्सो वेन एवर यू आर वर्किंग इन द रिसर्च लैब इन इंडिया, एब्रॉड और इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो, कि हमें पता तो हो कि इतना सारा काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो रहा है, पर उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. तो biotechnology, as you would have learnt that, yes, so biotechnology, as you would have learnt from the previous chapter, essentially deals with the industrial scale production of pharmaceuticals and biologicals, where we are using genetically modified organisms, then animals and microbes also, then where it is being used for bioremediation also. Bioremediation में होता है कि हम genetically modified organisms बनाते हैं, microbes बनाते हैं जो कि garbage eater होते हैं, then so that waste can be treated. Then energy production में biofuels like are coming. Then basically 3 critical research areas of biotechnology are there, जहाँ पे रिसर्च हो रही है, कौन कौन से एरिया में रिसर्च हो रही है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट है. तो एज़ पर योर बुक अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट कम्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट में है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम. जैसे हमने कल भी बात किया था कि प्योर एंजाइम के फॉर्म में भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बना सकते हैं, और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, दैट्स अ बेस्ट कैटलिस्ट. देन सेकेंड इज क्रिएटिंग optimal conditions. So optimal conditions through engineering so that a catalyst to act, जो भी हम कैटलिस्ट बना रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट है चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उसको बनाने के लिए ऑप्टिमल प्रोसेसेस क्या हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है. देन थर्ड इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना, उसको प्योरीफाई करना विद द प्रोसेस ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो दीज आर द 3 मेन रिसर्च एरियाज. नाउ लेट्स मूव टुगेदर फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है कि अब हम जब बात कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में क्या, कहाँ और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट मेथड्स की. पहली बात तो ये है, जब हमारे देश में इतना एग्रीकल्चर सेक्टर है और वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ क्रॉप्स, वेजीज एंड फ्रूट, बट द रीज़न इज़ जब हम ग्लोबल लेवल पे भी देखते हैं और इन इंडियन लेवल ऑल्सो, फॉर ओवर पॉपुलेशन वी नीड फूड फॉर देम. अब जब हम फूड की बात करते हैं तो तब क्या है कि प्लांट्स जो हैं दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स, ईदर इन्फेस्टेशन होती है, उनको डिजीज़ से हो जाती है, पेस्ट से हो जाती है, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों होते हैं जिससे प्रॉब्लम्स रहती हैं. सो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, let's take a look at the 3 options which can be thought for the increasing food production. One is agrochemical based agriculture. Now agrochemical based agriculture में क्या होता है कि pesticides है, pesticides can be insecticide, it can be fungicide, weedicide. So कोई भी agrochemical जो है
उस पे बेस्ड एग्रीकल्चर है कि उनका जैसे कोई इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो गया या डिजीज़ हो गया तो उनका स्प्रे करके तो हम जो यील्ड लॉस है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन सेकंड आ जाता है इसमें ऑर्गेनिक कल्चर। सो ऑर्गेनिक कल्चर में आ जाता है जब हम सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्मी कंपोस्ट है या फिर ग्रीन कंपोस्ट है या किसी भी तरह का आप फर्टिलाइज़र जो जैसे कैटल डंग एंड ऑल उससे भी बनता है फर्टिलाइज़र, सो दैट इज़ यूज, दैट इज़ द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अगेन उससे हम जो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है उसके लिए जो फूड बनाया जा रहा है उसके हिसाब से पूरी सॉइल फर्टिलिटी कैन नॉट बी डन विद दिस मेथड ओनली। Then third is genetically engineered crop based in agriculture. So genetically engineered, जैसे अभी आपको बताया कि हम लोग इसमें एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि RDNA टेक्नोलॉजी को कैसे हम प्लांट प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। नो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है कि क्यों हुआ था और वाई देयर वाज नीड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज अगेन टू फीड ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन। Now to feed this huge human population, for that what was done? So two things were done. एक तो hybrid semi dwarf improved crop varieties they were grown, and secondly था management practices, better management practices, and third is use of pesticides. ठीक है, तो जब ये सोचा गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे इनको फीड करना है तो उसके लिए पहले तो आ जाते हैं इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ को यूज़ करना, नंबर 1। सेकंड आ जाता है यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करके हम इनको मैनेज करें, एंड थर्ड इज़ यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स एज वेल एज पेस्टिसाइड्स। हाउएवर अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर्स की कंडीशन देखते हैं तो इट्स रियली एक्सपेंसिव फॉर देम, एग्रोकेमिकल्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव। फिर फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल सिंपली विद द कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स जब हमें लगा कि ये अकेले जो है वो पूरा जो यील्ड लॉस हो रहा है, जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद फिर एक और मेथड जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर, इट वाज डेवलप्ड। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए, और सॉइल के अंदर क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा उसमें क्या होता है जो हम स्प्रे भी करते हैं और नेचुरली भी मिलते हैं उनको, दैट आर सम ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आ जाता है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, देन सम ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसको फाइटो हार्मोन्स आप बोलते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, रूटिंग और शूटिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर ये सारा कुछ हम एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, सो टिश्यू कल्चर में वही होता है कि हम क्या करते हैं कि लैब कंडीशंस में कल्चर मीडियम बनाया जाता है जिसके अंदर, सो इसको कल्चर मीडिया बोलते हैं। कल्चर मीडियम जो है, कल्चर मीडियम में होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, देन जो अदर पॉसिबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स डाले जाते हैं, और एमएस मीडिया भी होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया बनाते हैं, कल्चर मीडिया जिसको बोलते हैं। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लांट यूज़ करते हैं। एक्सप्लांट, एक्सप्लांट होता क्या है? एक्सप्लांट होता है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन बी यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर, एंड दिस एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इट हैज़ टेंडेंसी, कैपेसिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट, and that process, that technique or that characteristic of explant is known as totipotency. उसको कहा जाता है totipotency। मतलब कि एक्सप्लांट क्या हो सकता है? लीफ पे पीसी, लीव्स भी हो सकते हैं, स्टेम के पीसीज भी हो सकते हैं, रूट के पीसीज भी हो सकते हैं। इट कैन बी पोलन ग्रेन, it can be anther, it can be seed, it can be ovule, it can be ovary, endosperm, any part of the plant. So उसको हम जब कल्चर मीडिया पे डालते हैं, और वही बात कि ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन में उसको कंट्रोल्ड टेम्परेचर,
कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी और कंट्रोल्ड लाइट, जो एक फोटो पीरियड एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए चाहिए होता है, जब हम उसको ये सारा प्रोवाइड करते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशंस, तो उस केस में क्या होता है कि वो एक्सप्लांट, उसमें अगर आपने ऑक्सिन डाला, ऑक्सिन होता है रूटिंग मीडियम, तो इस एक्सप्लांट से ऐसे रूट्स निकल आती हैं। और एक होता है साइटोकाइनिन, ये आपने पढ़े क्लास 10th में भी, ये होता है शूटिंग मीडियम। तो इससे आगे लीव्स और शूट्स बनते हैं। ऐसे करके पूरा कंप्लीट प्लांट बन जाता है। फिर हम इसको ग्लास हाउस में शिफ्ट करते हैं टू गेट इट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड फाइनली इट इज़ रिलीज्ड इन द फील्ड। सो दिस इज़ द सेकंड मेथड। सो पहले था ट्रेडिशनल मेथड, देन आया सेकंड मेथड। अब इस मेथड में 2-3 एग्जांपल्स बता रखी हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में। उसमें जैसे कि एक है कि हम लोग क्या कर सकते हैं टिश्यू कल्चर से, हमारे पास है कि टोटीपोटेंसी मैंने बता दिया, और इस प्रोसेस से जब हम ग्रो करते हैं प्लांट्स को, उनको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। और जो प्लांट्स जो हैं एक्चुअली ओरिजिनल प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हम जिनको ग्रो करते हैं, सो ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट विच आर ग्रोन इन फील्ड्स ना, तो उसको हम, इन प्लांट्स को हम सोमा क्लोन्स भी बोलते हैं। हाँ, जो मैं इसकी आपको बता रही थी एप्लीकेशंस टिश्यू कल्चर की, तो जैसे एक कोई फील्ड है, फील्ड में आप देखो पूरे का पूरा फील्ड जो है वो सारे प्लांट्स जितने हैं, जितने भी क्रॉप वहाँ पे लगी हुई है, इफ इट इज़ इन्फेक्टेड विद वायरस, सारा का सारा फील्ड जो है वायरस इन्फेक्टेड है, तो क्वेश्चन क्या आता है, कैन वी मेक और ग्रो अ वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट which is completely affected with virus? Then the answer is yes. If it is yes, then how can it be possible? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने ये पढ़ा होगा कहीं जूनियर क्लासेस में भी, 11th में पढ़ा था मेरिस्टम। सो मेरिस्टम्स क्या होते हैं कि जैसे ये एक्सिल पार्ट है और ये एपिकल, एक स्टेम है, उसका एक्सिल है और उसका एपिकल है। जो एपेक्स पार्ट होता है, इसका टॉप पार्ट, इस पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं और एक एक्सिल में भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये एक्सिलरी मेरिस्टम्स या फिर एपिकल मेरिस्टम्स बोलते हैं, जो कि मोस्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिससे क्या है प्लांट ग्रो करता रहता है, और ये एपेक्स में मिलते हैं। हम क्या करते हैं, अगर ये सारा प्लांट हमारा वायरस इन्फेक्टेड है, तो इस वायरस इन्फेक्टेड के ईदर एक्सिलरी रीजन से उसका मेरिस्टम ले लो या फिर उसके एपिकल पार्ट से मेरिस्टम लेके उनको टिश्यू कल्चर करो। तो टिश्यू कल्चर करने से उनको जो आप कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपका पूरा प्लांट बन जाता है। दैट मीन्स वी कैन ग्रो complete virus free plant from virus infected plant by using tissue culture. Then second है सोमेटिक हाइब्रिड्स। नॉर्मली एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड होता है जिसमें इमैस्कुलेशन है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन्स, देन पॉलिनेशन है और जिसमें टैगिंग एंड देन बैगिंग, टैगिंग इज़ डन, एंड उसमें कन्वेंशनल मेथड TDS होता है, मैकेनिकल होता है, लॉट्स ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड. On the other hand, or yesterday also I told you, in my previous lecture I told you कि जब हम traditional hybridization करते हैं तो in that way along with desirable gene, undesirable genes they are also coming. बट हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट इज़ गैमेटिक और जाइगोटिक हाइब्रिड्स. बट हम क्या कर सकते हैं, हम सोमेटिक हाइब्रिड्स बना सकते हैं. अगर हमें पता है कि 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं और हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करना है. सपोज वन प्लांट इज़ टोमेटो एंड अदर वन इज़ पोटैटो. अब हम पहले तो क्या करेंगे कि इनके सोमेटिक सेल्स को ले लेंगे. लाइक सेल्स जो होते हैं, सेल्स प्लांट के सेल्स जो हैं, दे आर जॉइंट विद द सीमेंटिंग एजेंट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन. सो बाय ट्रीटिंग दैट प्लांट विद सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पैक्टिनेज, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सोमेटिक सेल जो है, एक सिंगल सेल जो है प्लांट का, उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो सपोज हमने एक सिंगल सेल लिए, 2 सिंगल सेल ले लिए हैं. सो 2 सिंगल सेल लिए हैं, वन इज ऑफ टोमेटो एंड अदर वन इज पोटैटो. ठीक है.
अब ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अभी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वहाँ पे प्रोटोप्लास्ट है। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको रिमूव करने के लिए भी एंजाइम मिलते हैं, मेसरोजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम से जब हम ट्रीट करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, और फिर इन दो सेल्स को हम एक केमिकल आता है PEG। PEG क्या होता है? पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो PEG से ट्रीट करने के बाद ये फ्यूज़ होके सोमैटिक हाइब्रिड बना देता है। अब इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटो बोथ आर फ्यूज टुगेदर एंड इट फॉर्म्स सोमैटिक हाइब्रिड। जब ये सोमैटिक हाइब्रिड बन जाता है तो अब इसमें दोनों फीचर्स हो गए। तो जो अंडरग्राउंड वाला प्लांट होगा उसकी रूट्स में पोटैटो आ जाएंगे, जो अपर होगा उसका पार्ट उसमें क्या आएगा? टोमेटो। सो दीज आर द टू एप्लीकेशंस विच आई टोल्ड यू रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम टिश्यू कल्चर को भी देखें, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, मेरिस्टम्स हमने किया, तो इज़ देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ ऑल्सो? बिकॉज इसमें भी क्या है, अगेन लॉट्स ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड, देयर आर चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन व्हेन वी आर डूइंग अंडर लैब कंडीशंस। तो इन सब में भी टीडियस है, लेबोरियस है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो कोई और जिसमें फार्मर्स में obtain maximum yield from their fields. So is there way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effect on the environment is being reduced? So then we move to another possible solution, and that is genetically modified crops. जैसे हमने पढ़ा कि RDNA टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called as genetically modified organism. अब ये कैसे यूज़फुल होती हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस? तो उसमें फर्स्ट आ जाता है, वी कैन मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। मैंने बताया था कि प्लांट को 2 स्ट्रेसेस हैं, वन इज़ एबायोटिक स्ट्रेस एंड अनदर वन इज़ बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस जो आ जाते हैं उसमें आ जाता है सॉइल सेलिनिटी, देन ड्रॉट, देन फ्लड कंडीशंस हो जाती हैं, और कोल्ड है, फ्रॉस्ट है। तो ये सारी कंडीशन की रेजिस्टेंट प्लांट हम जेनेटिकली मॉडिफाइड वी कैन डेवलप। देन सेकंड इज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। इफ़ वी आर डेवलपिंग इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, सो इन दैट केस क्या होगा, वी नीड नॉट टू डिपेंड ऑन केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। देन थर्ड आ जाता है कि अगर हमें एबायोटिक और बायोटिक टॉलरेंट प्लांट्स मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो कम होंगे और इट विल रिड्यूस। देन नेक्स्ट आ जाता है, जब हम बार बार एक ही जगह पे क्रॉप्स को लगाते हैं और उनमें भी अगर डिजीज़ या पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है तो जो मिनरल्स होते हैं उनका एग्जॉस्ट होते जाते हैं सॉइल में और सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सो इन दिस केस देर इज़ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, सो दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देन फोर्थ आता है, जब एनहांस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बना ही रहे हैं, जिसमें एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ लेते हैं राइस की। तो राइस जो है ये मोस्टली बच्चे जो हैं वो राइस खाते हैं वर्ल्ड वाइड, बट राइस इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जब एक रिसर्च हुआ जिसमें ये पता चला सर्वे में कि मोस्टली जो चिल्ड्रन है दे आर अफेक्टेड विद नाइट ब्लाइंडनेस, और डेफिशिएंसी ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस जो है दैट कॉजेज दे हैव डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन ए, एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो है दैट इज़ कॉजिंग नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए को अगर राइस में डाल दिया जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट बच्चे को राइस खाना तो अच्छा लगता है, ईजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो, तो उसको साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन ए भी मिल जाएगा। Such food they are known as bio-fortified food, and it is done also that vitamin A gene is being transferred into rice, and that rice is known as golden rice. उस वैरायटी को कहा जाता है गोल्डन राइस। सो इसका मतलब ये है कि हम जो है कई तरह के टेलर्ड मेड प्लांट्स बना सकते हैं इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, and in the form of starches, in the form of biofuels, in the form of pharmaceuticals. और इसमें 2 examples are mentioned in the NCERT. एक है BT कॉटन की
कि दैट इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ बीटी कॉटन और बीटी राइस ऑल्सो। और दूसरी एग्जांपल दे रखी है इसमें टोबैको प्लांट की, विच इज़ एक्चुअली रेजिस्टेंट टू द नेमाटोड। So let's move to our second examples of genetically modified plant. First बहुत बहुत important है, that is BT। आगे चलने से पहले मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये जो BT होता है, what is the full form of BT? BT is actually Bacillus thuringiensis। बैसिलस से आपको पता ही चल गया होगा कि इट्स अ बैक्टीरिया। सो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर अपना डीएनए, और जैसे प्लाज्मिड होता ही है, इसमें प्लाज्मिड से हमें कुछ लेना देना नहीं। इसमें ये जो इसका होस्ट डीएनए है, होस्ट डीएनए में कहीं एक जीन होता है, दैट इज बीटी जीन। अब बीटी जीन, यू नो, जीन इज अ डीएनए। सो ये जीन जो प्रोटीन बनाता है उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ओके, बीटी जीन इज प्रोड्यूसिंग इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और बीटी जीन सेपरेट कैसे किया जा सकता है? जैसे हमने अगर इंटायर डीएनए, इफ वी सेपरेटेड इट फ्रॉम द बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, सेपरेट करने के बाद इट इज़ कट इन 2 पीसेस विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड देन उसके बाद इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? बाय डूइंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और बाय यूजिंग प्रोब वी कैन टेक आउट बीटी जीन। बीटी जीन बनाता है प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। एक्चुअली ये जो प्रोटीन होता है या बीटी जीन का बनाया हुआ, ये होता है एंडोटॉक्सिन। इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर। अगर हम इस जीन को किसी भी प्लांट में डाल देते हैं और उसमें जब उसके इंसेक्ट्स उसको आके च्यू करते हैं, तो क्या होता है कि वो पैरालाइज होके मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि जब हमने कहा ये बीटी जीन का प्रोटीन टॉक्सिक है और ये ओरिजिनली इस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो वाई इट इज़ नॉट मेकिंग इट्स ओन सेल टॉक्सिक इन नेचर? द रीज़न इज़ व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन इट्स ओन होस्ट सेल, तो वहाँ पे क्या होता है, ये बीटी जीन जो प्रोटीन बनाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। ओके, तो ये जो प्रोटॉक्सिन फॉर्म होती है, जैसे ही इंसेक्ट के स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं, इट्स नॉट टारगेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ द ग्रुप्स, इट इज़ टारगेटिंग लेपिडोप्टेरन, जो कि है टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, देन सीलियोटेरन्स, बीटल्स, डिप्टेरन्स में आ जाते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। मतलब क्या है कि ये इन स्पेसिफिक ग्रुप जो है, जैसे ही इनमें से कोई भी इंसेक्ट आता है और वो इस ट्रांसजेनिक प्लांट को के प्रोडक्ट को, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को या उसके स्टेम, लीफ, किसी भी पार्ट को च्यू करता है, बाइट करता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बीटी जीन का जो प्रोटीन है वो इन इंसेक्ट्स जो है उनके गट में चला जाता है, क्योंकि ये अब खुद तो इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन वहाँ गट में जाते ही ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्टिव फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि उस गट का पीएच होता है एल्केलाइन। एज अ रिजल्ट ये सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल्स, और जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है वो मिड गट, आपको पता गट किसको कहते हैं? इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन के गट के 3 पार्ट है, फोर गट है, मिड गट है, हाइंड गट है। ठीक, अब जो मिड गट वाला पोर्शन है उसके जो सेल्स हैं उन सेल्स में एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये जो एंडोटॉक्सिन होता है, जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, ये उस एपिथेलियल, मिड गट के एपिथेलियल सेल्स की सरफेस पे अटैच होके इट इज़ क्रिएटिंग पोर्स एंड देन कॉजेज सेल स्वेलिंग, लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉजेज डेथ of that particular worm. So this is how BT gene
of Bacillus thuringiensis, it can be used in different kinds of crops like BT cotton, BT rice, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एट्सेट्रा, जिस पे ये वाला किया जा चुका है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. दोबारा ये क्वेश्चन आपको कई बार आता है. भाई देखो, प्लांट जो है उसमें फ्लावर्स होंगे, कोई भी उसका फ्रूट बनने से पहले जब वो फ्लावर्स होंगे, सो देन बम्बल बीज हैं, देन बटरफ्लाइज हैं, दे आर कमिंग टू टेक देयर नेक्टर. सो अगर वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, तो क्योंकि हमने उसको बीटी रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो जब कलेक्ट करें ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से तो वो मर जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो है वो लेपिडोटेरन, डिप्टेरन और सीलियनटेरन इस इंसेक्टा ग्रुप को बिलोंग नहीं करते. जो इंसेक्ट्स इस ग्रुप को बिलोंग करेंगे, सो बीटी जीन जो होता है ये बहुत इंसेक्ट स्पेसिफिक टारगेट जीन है. सो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही ये टारगेट करता है. देन कम्स कि अब इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये इसका जो मेन जो हमने इसको हम लैब्स में जो नाम यूज़ करते हैं बीटी जीन का, दैट इज़ क्राइजीन, और उसके डिफरेंट वेरिएंट है. लाइक क्राई1AC है, देन क्राई2AB है, क्राई1AB है. तो क्राई1AC और क्राई2AB ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवर्म्स को. तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाते हैं ये. एंड क्राई1AB जो है इट कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर. अगली जो इसका एग्जाम्पल है वो करने से पहले मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ. देखो, आप इस टॉपिक को कहीं भी पढ़ें, वेदर इन स्कूल लेवल, दैट इज़ फॉर द क्लास 12th और फॉर नीट, or whether you are studying it at higher level in graduation or post graduation courses, always remember इसके पीछे एक concept है. 2 concepts are there. So what are these 2 concepts? One is recombinant DNA technology, rDNA, and second one is tissue culture. Okay, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे बीटी कॉटन बनी. और सबसे पहले हमें पता है कि ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है. इसके अंदर अपना डीएनए है और इधर ये हमारे पास एक वेक्टर प्लाज्मिड है. क्योंकि हम प्लांट से डील कर रहे हैं इसलिए हम कौन सा वेक्टर लेंगे? टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड, इस रीजन को हम बोलते हैं इसके टीडीएनए रीजन. और दोनों को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लेना. ओके, इसका डीएनए आइसोलेट करने के बाद दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देना, तो इसके पीसीज आ जाएंगे. और ये टीडीएनए रीजन पे कट जब करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा. इसका फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके प्रोब से हमने डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट निकाल लिया. फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया. यहाँ पे ये बीटी जीन है तो ये आरडीएनए बन गया. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आरडीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन से हमने, क्योंकि ये टीआई प्लाज्मिड वाला वेक्टर है, तो इसका होस्ट सेल हम क्या लेंगे? बैक्टीरिया. उसका नाम हो गया हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. ओके, सो हमने क्या किया है? अभी तक आरडीएनए को ही फॉलो किया. नेक्स्ट स्टेप इसी का ही आरडीएनए में. अब आपने प्लेटिंग की. प्लेटिंग में क्या किया? प्लेटिंग में क्या होता है? हमारे जो बैक्टीरियल मीडिया है वो है इसमें, प्लस जो एग्रोबैक्टीरियम कल्चर था वो हमने इस पे स्प्रेड कर दिया. फिर हमने कॉटन प्लांट, जिसमें हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना, कॉटन है, कॉर्न है, राइस है, ब्रिंजल है, वटेवर इट इज, सोयाबीन है, उसके लीफ लिए, स्टेम लिए, कोई भी एक्सप्लांट लिए, उनके पीसीज को, सपोज लीफ लिए, उनके पीसीज को इसमें को कल्टीवेट करवा दिया. नाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो होता है उसकी क्या क्वालिटी है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का काम होता है कि वो नॉर्मली क्या करता है, या तो वो रूट के थ्रू या कहीं पे भी इंजर्ड पार्ट होता है उसके थ्रू वो प्लांट पार्ट्स में चला जाता है. सिमिलरली ये चीज़ यही होगी, जब पीसीज थे
तो कट एंड से ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है, उस टीआई प्लाज्मिड के अंदर बीटी जीन है, वो इसमें चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर टिश्यू कल्चर। अब इस टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडिया है, ये वाला हमने इसमें लीफ पार्ट जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम चला गया है उसको हम आगे डाला, फिर रूटिंग मीडियम शूटिंग मीडियम डाला, रूट्स और पूरा प्लांट बन गया। फिर इसको ग्लास हाउस में, और ग्लास हाउस के बाद इसको फील्ड कंडीशन में ले गए, और ऐसे करके आपका पूरा बीटी प्लांट बन जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी हम सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, second comes pest resistant, that was insect resistant. So in pest resistant आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है regarding nematode parasites. So nematode parasites जो हैं, wide variety of parasites nematode, they are found in plants, they are found in animals, जैसे roundworms होते हैं humans में भी। तो जो इस यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, वो लिया एक nematode that is Melidogyne इनकॉग्निशिया विच इन्फेक्ट्स रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। देखो टोबैको, ठीक है, इट इज़ कमिंग अंडर, इट्स प्रोडक्ट इज कमिंग अंडर सब्सटेंस एब्यूज, बट टोबैको इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑल्सो। तो अब इसके लिए यूज़ होता है द नोवल स्ट्रेटजी दैट इज़ RNAi और RNA इंटरफियरेंस। जैसे वहाँ पे RDNA टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पे RNA इंटरफियरेंस। सॉरी, यहाँ एक बात है कि जो DNA होता है, DNA इज़ ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। ये DNA mRNA बनाता है, mRNA इज़ ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, तभी वो आगे प्रोटीन बना पाता है, तभी आगे वो प्रोटीन बना पाता है। सपोज हमने इसको डबल स्ट्रैंडेड कर दिया, तो जैसे ही mRNA को डबल स्टैंडर्ड करोगे वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अगर ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, देयर विल बी नो ट्रांसलेशन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जैसे ये बता रहा है कि इस RNA को जब वो डबल स्टैंडर्ड कर दिया जाता है एंड नॉट एबल टू ट्रांसलेट एंड फॉर्म प्रोटीन, दैट इज नोन एज RNAi, RNA interference, and this process is known as RNA silencing. So again, RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. कुछ भी चीज़ को, सेल को अगर प्रोटेक्ट करना है किसी तरह के इन्फेस्टेशन में, तो यूकैरियोट्स में ये होता है कि RNA इंटरफियरेंस उसको स्टॉप करता है, बिकॉज वो उसके प्रोडक्ट को बनने नहीं देता, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होने देता। So this method involves silencing of specific mRNA due to complementary, ये जो this double stranded है, that is complementation होगा तभी bind करेगा ना, and prevents translation. The source of this complementary RNA, अब ये complementary RNA कहाँ से, हमारे बॉडी में या फिर यूकैरियोट्स में एक ट्रांसपोजोन्स होते हैं, जंपिंग जीन्स बोलते हैं, यूजलेस होते हैं वैसे, बट दे आर RNA इन नेचर। या तो वो कॉम्प्लीमेंटरिटी दिखाएंगे ट्रांसपोजोन्स दैट मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, या फिर क्या हो सकते हैं सम ऑफ द वायरसेस इफ दे आर हैविंग देयर इन्फेक्शन, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग RNA जीनोम। तो सेलुलर लेवल पे डिफेंस हो जाता है कि वो वायरस अगर इन्फेक्ट करते हैं, उनका RNA जो है हमारा mRNA की कॉम्प्लीमेंटेशन में बाइंड हो जाता है, वो आगे ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है। तो सिमिलरली इस केस में भी, टोबैको में भी हम क्या कर सकते हैं, देयर दे यूज्ड एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, देन निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट। अब होस्ट प्लांट क्या था, टोबैको प्लांट। सो टोबैको प्लांट में हमने ऐसे ही जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स थे वो जीन लिया, उसको क्लोन किया टीआई प्लाज्मिड में और एग्रोबैक्टीरियम उसमें होस्ट सेल में। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA was such that it produced both, जो हमने DNA लिया था निमेटोड स्पेसिफिक DNA ऐसा था जिसने सेंस और एंटी सेंस RNA दोनों इस डबल स्टैंडर्ड RNA बनाए, and these two RNAs because they are complementary to each other and they form double stranded RNA that initiated RNA and silenced the
specific mRNA of the nematode. So the consequence was that the parasite could not survive in transgenic host expressing specific interfering RNA. So the transgenic plant therefore got itself protected from parasite. अगर फिर मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि जैसे ही हमने यहाँ पे लिया कोई होस्ट, ये हमने इसमें एक सेल लिया, बैक्टीरियल सेल लिया, उसका पूरा डीएनए आपने निकाल लिया और पूरा डीएनए निकाल के इसके अंदर थे निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स. सो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स लिए, इधर टीआई प्लाज्मिड था, टीआई प्लाज्मिड और इनको दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से किया. ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन में हमने इसमें आरडीएनए में डाल दिया. फिर इसको आरडीएनए में डालने के बाद हमारे पास होस्ट सेल था एग्रोबैक्टीरियम, ये उसके अंदर चला गया एग्रोबैक्टीरियम में. फिर हमने कल्टीवेट किया इसको, इस एग्रोबैक्टीरियम को प्लेट में, इसमें हमने टोबैको प्लांट के एक्सप्लांट को लिया. फिर इसको हमने आगे कल्चर किया जो कि हमारा ट्रांसजीनिक बन गया टोबैको प्लांट. लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको स्टडी करें तो जो हमने इसमें निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाला था वो क्या करता है, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है और उसका जब भी इन्फेस्टेशन होता है इसका निमेटोड का, तो उसका आरएनए उस निमेटोड के आरएनए के साथ मिलके उसको डबल स्ट्रैंडेड करके उसकी ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है. ठीक है. सो आप ये एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो सिंपली, बस सिंपली 2-3 लाइन में ही. जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि हम ट्रांसपोजोन्स या वायरस के आरएनए को यूज़ करके हम जब डबल स्ट्रैंडेड करते हैं निमेटोड के आरएनए को तो वो आरएनआई कहते हैं, आरएन इंटरफियरेंस कहते हैं, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए होता है, वो उसका आगे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होने देता. सो यहाँ तक हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर by taking 2 examples, one of BT cotton and another of this pest resistance variety of tobacco. So similarly, so many varieties have been developed by biotechnology or through transgenics. So हमारा आपसे यही आगे रिक्वेस्ट है कि जब भी पढ़ो, तो अभी तो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बोर्ड के, इसके बाद आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगे. हम लोग आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ा रहे हैं. दैट्स वाई द नेम ऑफ आवर चैनल इज़ कॉन्सेप्ट एरा. So it's a request that please subscribe this channel and give your views also if wherever required and study through in-depth knowledge of concept. Then कैसा भी कहीं से भी कोई भी question आ जाए then you will be able to solve that. So now my next video, it will be on the transgenic. This is for animals as well as application of biotechnology in medicine. Thank you.